नमस्कार साथियों। आज हम मनु स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में सैद्धांतिक पक्ष का दूसरा भाग षाटगुण्य नीति, सिक्स फोल्ड पॉलिसी और उपाय, दूत व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले राजमंडल सिद्धांत में हमने देखा, सुना और पढ़ा कि 12 राज्यों का समूह राज्य मंडल है और उसके कुछ नियम हैं जिन नियमों के हिसाब से वह दूसरे राज्यों के साथ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संबंधों को ऑपरेट करता है, संचालित करता है, विजय को बरकरार रखता है, अस्तित्व को बचाए रखता है, राजमुकुट की आन बान और शान को बनाए रखता है। उन नियमों के अलावा उस राजा की कोई विदेश नीति हो सकती है, कुछ उपकरण, टूल्स हो सकते हैं, कुछ रहस्यात्मक गुण हो सकते हैं जिनका यूज करके वह अपने राज्य को इस मंडल में बनाए रख पाता है। देश, काल और परिस्थितियों के अनुरूप, सिचुएशंस के अनुरूप, परिस्थितियों के अनुरूप वह अलग अलग टूल्स का यूज करता है। मनुस्मृति में और कौटिल्य के अर्थशास्त्र दोनों में 6 गुणों वाली विदेश नीति की बात कही गई है, 6 लक्षणों वाली नीति की बात कही गई है। देश, काल और परिस्थितियों के अनुरूप राजा को राजमंडल में इंटरनेशनल रिलेशन को ऑपरेट करने के लिए इन का प्रयोग करना चाहिए। कैसे प्रयोग करेगा, क्या अर्थ है, स्टेप बाय स्टेप है। सबसे पहले इन 6 लक्षणों में नंबर 1 पर संधि है, ट्रीटी है, अलायंस है, एग्रीमेंट। नंबर 2 पर विग्रह है, कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है। नंबर 3 पर यान है, अटैक है, अटैक जैसी सिचुएशंस है, साइकोलॉजिकल वॉर है। नंबर 4 वेट एंड वॉच, आसन है, वेटिंग फॉर या वेट फॉर गुड अपॉर्चुनिटी, फेवरेबल कंडीशंस। 5वां है द्विधि भाव, टू पार्ट्स ऑफ आर्मी। 6वां है संशय, सरेंडर। ये 6 मुख्य यंत्र हैं, लक्षण हैं जिनका प्रयोग करके वह अपनी राज्य की देश, काल और परिस्थितियों के अनुरूप रक्षा करता है, संबंध बढ़ाता है। संधि का मतलब है दो सार्थक समूह के बीच मेल जोल होना, एग्रीमेंट होना, समझौता होना। 2 तरह की संधियों की बात कही गई है, समानकर्ता संधि, असमानकर्ता संधि। जब आप किसी के ऊपर आक्रमण करते हो और दूसरा एग्रीमेंट करता है, ट्रीटी करता है, समानकर्ता संधि। दूसरे को आप कहते हो कि आप अपने मित्र को कि इस पर आप अटैक करो, मैं इस पर अटैक करता हूं। असमानकर्ता संधि। 2 तरह से संधि की 2 स्वरूप, समानकर्ता, असमानकर्ता। विग्रह, कॉन्फ्लिक्ट के भी 2 प्रकार हैं। शत्रु पराजय, जब आप संघर्ष इसलिए करते हो क्योंकि शत्रु को पराजित करना है, साम्राज्य बढ़ाना है, शत्रु पराजय विग्रह। आप संघर्ष इसलिए करते हो क्योंकि आपके मित्र का अपमान हुआ है, मित्र अपमान विग्रह। यान भी 2 प्रकार के हैं, वायुयान शब्द से बना है, पोजिशंस में अटैक करने वाली स्थिति, परंतु युद्ध नहीं है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है चढ़ाई करना। विग्रह का मतलब झगड़ा करना, संधि का मतलब समझौता करना। 2 तरह के यान होते हैं, डिवाइन, देवीय योग और मित्र योग। जब आप डिवाइन थ्योरी के हिसाब से किसी पर अटैक करते हो, देवीय योग से आपने आक्रमण करने की कोशिश की, और
मित्रता के लिए आप ऐसा कर रहे तो उसको मित्र योग कहते हैं। आसन भी दो प्रकार का होता है, प्रतीक्षा करना या चुपचाप बैठ जाना। अगर धन नहीं है, राजकोष खाली है, आप उचित अवसर का इंतजार करें, ये धनाभाव आसन है। किसी मित्र के कहने से आप वेट एंड वॉच करें, प्रतीक्षा करें, ये मित्र के लिए आसन है। द्विवेदी भाव भी दो तरह की हैं, दो तरह की सेनाओं की बात कही गई, इसी को द्विवेदी भाव कहते हैं। टू पार्ट्स ऑफ आर्मी। एक सेना जो दुर्ग में, किले में, परकोटे में राजा के पास रहती है, राजा की रक्षा के लिए, राज की रक्षा के लिए। दूसरी सेना जो युद्ध में भाग ले रही, युद्ध सेना, इसको द्विवेदी भाव कहते हैं। सेना को दो भागों में बांटना, दो तरह के। सरेंडर, संशय भी दो तरह का होता है। अगर सतपुरुष के कहने से, ऋषियों के कहने से, सज्जनों के कहने से, ब्राह्मणों के कहने से आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया तो इसको सतपुरुष आश्रय कहते, संश्रय कहते। यदि शत्रुओं की पीड़ा से बचने के लिए आपने सरेंडर कर दिया शक्तिशाली राजा की, उसको शत्रु आश्रय कहते, एनिमीज सरेंडर कहते। उनसे भी शक्तिशाली राजा की शरण में चले जाना। ये 6 लक्षण वाली नीति है। 60 गुण 6 लक्षण वाली नीति इसको कहते हैं। प्रैक्टिकल फोरम में 4 उपाय हैं, साम, दान, भेद और दंड। सीक्वेंस, समझाना, विनय करना, अनुनय करना, निवेदन करना, ये पहला उपाय है जिसको साम कहा जाता है। समझाने से मान जाओ, नहीं माने, उपाय काम नहीं करे, अलग अलग और एक साथ भी आप तीनों के, दंड को छोड़कर, दंड मीन्स वार, युद्ध है। दान, ले देकर कोई मामला बना लीजिए, जमीन दे दीजिए, हाथी घोड़े दे दीजिए, रथ दे दीजिए और विद्वान दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, सोना, पैसा तो नहीं उस समय, सोना दे दीजिए, चांदी दे दीजिए, समझौता कर लीजिए, ये दान है। नंबर 3, नहीं काम हुआ आपका, डिवाइड एंड रूल। आपस में लड़ाइए, झगड़े कराइए, अशांति कराइए, हमले करवाइए, लोगों को लड़ाओ आपस में, राष्ट्रों को लड़ाओ आपस में। जैसे अमेरिका करता है, अपने हथियार बेचता है अफगानिस्तान को लेकर, इराक को लेकर, उत्तरी कोरिया, नॉर्थ कोरिया को लेकर, इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर, यूक्रेन को लेकर, वियतनाम को लेकर, अन्य तमाम तरह के देशों। विश्व में प्रभुत्व बनाए रखने के लिए, विजय की, सुराज्य की इच्छा है, इसलिए राष्ट्रों को लड़ाओ आपस में। ऐसे रूलर भी अगर विजय बना रहना चाहता है, कुर्सी बरकरार रहे, प्रधानमंत्री के पद पर सांसद के रूप में विजेता बना रहे, लोगों को लड़ाओ आप। तीनों उपाय अपनाओ, साम, दान और भेद, एक साथ अलग अलग। फिर भी यदि नहीं होता है आपका उद्देश्य पूर्ण, तो आपको अंतिम स्थिति में युद्ध का सहारा लेना चाहिए, सेना का सहारा लेना चाहिए। तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखकर आपको आक्रमण करना चाहिए। अब ये असली युद्ध है जिसमें आपको हार का सामना भी करना पड़ सकता है, जीत भी मिल सकती है, संभावनाएं हैं। युद्ध अंतिम स्थिति में आपका अंतिम विकल्प है। ये 4 उपाय। दूत प्रणाली और गुप्तचर प्रणाली को श्रेणियां होती हैं, अलग अलग कैटेगरी के दूत होते हैं। कापटिक दूत होते हैं, कपटतापूर्ण व्यवहार करने वाला, कपट से दूसरे की बात जानने वाला, उदासीन, न्यूट्रल रहकर आपका काम करने वाला, वैदेही के स्वरूप में काम करने वाला, ज्ञानी, गृहपातिक, जो गृह आश्रम में रहता है फिर भी वह शांति संदेशवाहक का काम कर सकता है, तपस्वी के वेश में रहता है, वानप्रस्थ आश्रम में रहता है, सन्यासी आश्रम में रहता है, फिर भी राज्य के लिए दूत का काम करता है। गुप्तचर श्रेणी, यहां
जासूसी प्रणाली की बात कही गई है और ये कहा गया है कि राजा सबसे बड़ा गुप्तचर होता है। राजा को सुबह राजवेश को त्याग कर सामान्य वेशभूषा में नगर का भ्रमण करना चाहिए। राजकार्य के लिए नियुक्त लोगों की हकीकत जाननी चाहिए। इस कार्य में अगर राजा फंस जाता है तो उसे बचाने कोई नहीं आएगा, क्योंकि राजा को जानने से लोग इनकार कर देंगे। राजा को लोग जानते नहीं है, फेसबुक नहीं है, ट्विटर नहीं है, सोशल व्हाट्सएप नहीं है, फिर तमाम तरह के इंस्टाग्राम नहीं है, राजा को लोग पहचानते नहीं। इस वेशभूषा में अगर राजा पकड़ा जाए तो वह अपने जीवन की रक्षा खुद करेगा, इसलिए राजा पराक्रमी और साहसी और निडर होना चाहिए। ऐसे अनेक श्रेणियों के गुप्तचर नियुक्त करेगा जो राजा को गुप्त सूचनाएं देंगे, दूसरे देशों की भी सूचनाएं देंगे। अभी भी भारत में रॉ रिसर्च एनालिसिस विंग और इंटेलिजेंस ब्यूरो और तमाम तरह की गुप्तचर एजेंसियां काम करती हैं जो घटनाक्रम के बारे में राजा को सूचना देती है, सरकार को सूचना देती है। इस तरह इंटर स्टेट रिलेशंस को मेंटेन किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। ये मनुस्मृति और अर्थशास्त्र दोनों में ही जिक्र किया गया है, कुछ अंतराल के साथ, कुछ विभेद के साथ। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन इस तरह से किया जाएगा। ये था मनु का राजनीतिक दर्शन, मानव धर्मशास्त्र का राजनीतिक दर्शन। आप सभी का व्याख्यान में भाग लेने के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए धन्यवाद।